रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। ध्यान से सुनना भाई, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछना। तो वोल्टेज कितनी दे रखी है? 200 वोल्ट सॉरी। इसका मतलब क्या है कि उस बल्ब को 200 वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है, 200 वोल्ट तो उसकी वोल्टेज मिल रही है। और पावर कितनी दे रखी है? 100 वॉट, 100 वॉट ये पावर दे रखी है। व्हाट इज, आगे वो पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई आप उसका रेसिस्टेंस बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इन्होंने पहली चीज़ ये बोली कि उसका रेसिस्टेंस बताइए। पावर के हमारे पास 4 फार्मूले अवेलेबल हैं, तो जब भी कभी आप पावर का कोई क्वेश्चन करें तो साथ साथ फार्मूले सब रिवाइज करते जाएं, क्योंकि पेपर में पता नहीं कौन सा फार्मूला काम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने पावर के 4 फार्मूले देखे थे। एक होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दूसरा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, तीसरा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और चौथा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट मैं फार्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास P, V और R ये 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ? चौथा। इसमें P, V और R मिल रहा है तो मेरे को रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिएगा हम ये कहेंगे सिंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये R जो है ये इधर आ जाएगा और ये जो P है ये इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। इट इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर और अपॉन P मतलब 100। 200 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 अपॉन 100। तो भाई 2 0 से 2 0 काट लिए, 200 2 कितना हो गया? 400, 400 ओम। तो ये हमारा रेसिस्टेंस आ गया इस बल्ब का। तो पहला तो इन्होंने ये पूछा था कि भाई आप उसका रेसिस्टेंस बताइए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अगला ये पूछ रहे हैं इसी में नेक्स्ट लाइन है 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। बर्न का मतलब है वो चालू रहते हैं, ठीक है। अब बर्न का मतलब ये नहीं कि उनमें आग लग गई है, जल रही है, आग की लपटें उठ रही हैं उसमें से। बर्न का मतलब ये है कि जब हम बल्ब की बात करते हैं ना, बल्ब क्योंकि आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब पैदा हुए थे तो उसके बाद CFL चालू हो गया। हाँ वो इनकैंडेसेंट वाला गोल जो बल्ब होते हैं, चलिए ठीक है। तो उसके हाँ और उसके अंदर एक चीज़ और आपने देखी होगी कि उसके अंदर ना एक फिलामेंट होता है, मतलब बारीक सा वायर होता है, ट्विस्टेड केबल होता है, छोटा सा बारीक सा। वो क्या होता है ना, एक्चुअल में वो जलता ही है, वो बर्न होता है। तो उसके हीटिंग इफेक्ट से वो येलो कलर का उसका कलर हो जाता है। हाँ बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, मतलब वो गर्म बल्ब को कभी उतारना नहीं चाहिए। कर दी थी ठीक है, वो गलती होती है अक्सर सबसे, तो बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। तो देखिए ये बोल रहे हैं 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। इसका मतलब ऐसे 5 बल्ब हैं, ये 100 वाट के 5 बल्ब हैं, ये 4 घंटे तक चालू रहते हैं, ठीक है, 4 घंटे तक चालू रहते हैं। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर जो होता है उसको हम 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। तो वो बोल रहे हैं कि 1 यूनिट की कॉस्ट है ₹4.60, ठीक है, पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो बड़ी महंगी है। ₹4.60 1 यूनिट की कॉस्ट है। तो देखिए 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स। तो मैं एक काम करूँगा, मैं पावर निकालूंगा। एक बल्ब की पावर हमको दे रखी है कितनी है? 100 वाट, 100 वाट दे रखी है एक बल्ब की पावर। तो भाई 4 बल्ब्स की पावर कितनी हो गई जरा बताओ? बिल्कुल सही। नहीं 5 सच बल्ब्स है ना, बर्न फॉर 4 आवर्स। तो हम ये कहेंगे अरे सर सीरीज में सर कोई भी सर लड़ी लगी होती है लाइट की, सर उसमें एक लाइट खराब हो जाती है और सर बाकी नहीं जलती, तो सर उस बल्ब को काट के हम वायर कनेक्ट कर देते चल जाता है। पक्का चल जाएगा, चल जाएगा। मैं भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। और सर डिटेक्ट करने का तरीका तो कौन सा बल्ब? हाँ बेटा 500 हो गई। सब पता है जो होता है ऐसा बल्ब वाले का आपको बताया है। हाँ मैं भी दोबारा बता देता हूँ। और अगर सर कभी ये डिटेक्ट कैसे करते कौन सा बल्ब खराब है कौन सा नहीं है? अभी बता रहा हूँ वो भी। देखिएगा मैं ये कहूँगा पावर कंज्यूम्ड बाई और ये कैसे सही है? पावर कंज्यूम्ड बाई 1 बल्ब। तो एक बल्ब जो है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, उसकी पावर रेटिंग पहले से ही दे रखी है मेरे को 100 वाट। तो भाई एक बल्ब की 100 वाट है तो 5 बल्ब की 500 वाट हो गई। तो पावर कंज्यूम्ड बाई 1 बल्ब इज इक्वल टू 100 वाट। तो पावर कंज्यूम्ड बाई 5 bulbs
5 इंटू 100 यानी कि 500 वाट्स। ठीक है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि जब भी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना होता है तो हम वाट में नहीं रखते पावर को, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलो वाट में। तो किलो वाट में कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 500 अपॉन 1000 किलो वाट। 2 0 से 2 0 कट गए, 5/10 1/2 हो गया। 1/2 बोल दीजिए या 0.5 बोल दीजिए, 0.5 किलो वाट। ठीक है। हम जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए मुझे पावर चाहिए होती है किलो वाट में और टाइम चाहिए होता है आवर्स में। उन्होंने बोला कि 5 बल्ब्स कंटिन्यूसली जलते हैं कितनी देर तक, 4 घंटे तक जलते हैं। तो टाइम कितना दे रखा है, 4 आवर्स, 4 आवर्स। तो इसका मतलब जो टाइम है वो मुझे दे रखा है 4 आवर्स। ठीक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम सर 1 आवर भी निकालेंगे ना पहले। यानी हमको पूरा 4 घंटे टाइम दे रखा है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पावर इनटू टाइम बस। तो आपको पावर पूरी मिल गई पाँचों बल्ब की, पाँचों बल्ब 4 घंटे तक चलते हैं, तो 4 घंटे मिल गया तो P इंटू टी कर देना बस। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये यहीं से है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और अगर मैं वर्क डन की जगह एनर्जी भी लिख दूंगा ना, एनर्जी अपॉन टाइम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क करेगा। एनर्जी और वर्क डन एक जैसे ही होते हैं। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क की भी जो यूनिट है वो जूल होती है। तो अगर पावर को मैंने लिख दिया एनर्जी अपॉन टाइम, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। ठीक है, एनर्जी पावर इनटू टाइम। तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया, पावर इनटू टाइम। पावर को किलोवाट में रखना होता है और टाइम को आवर्स में रखना होता है। तो पावर कितनी आ गई 0.5, टाइम कितना आ गया 4। ठीक है, तो 5 4 are 20 और पॉइंट लगा हुआ है तो 2 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। तो 2 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट। ठीक है, दो यूनिट हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है हमको इसमें, वो बोल रहे हैं कि 1 यूनिट की कॉस्ट है 4 रुपीज़ 60 पैसा। तो 2 ही यूनिट तो कंज्यूम हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज़ 4.60। Therefore, cost of 2 units is equal to 2 into 4.60, rupees 9.20, 9 rupees 20 पैसे। समझ गए? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉस अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो क्या करता है, वो 10 एम्पियर का करंट लेता है, इससे 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से। हमारे घरों में भी जो सप्लाई लाइन आती है वो 220 वोल्ट की ही आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, और कितना वो करंट ड्रॉ कर रहा है, 10 एम्पियर। What is the cost of using the heater for 5 hours every day for 30 days? If the cost of 1 unit is rupees 5.20, तो पहले पावर निकालेंगे। V और I दे रखा है, तो पावर कौन से फॉर्मूले से निकालूं, E is equal to VI, दूसरा वाला फॉर्मूला। Since P is equal to VI, तो P is equal to 220 into 10, तो 2200 वाट ये आ गया। लेकिन हमको पावर चाहिए होती है किलोवाट में, तो 2200 डिवाइडेड बाई 1000, तो 20 से 20 कट गया, 22/10 इज 2.2 किलोवाट। तो पावर तो हमारे पास किलोवाट में आ गई। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है ना, वो बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे। हर दिन 5 घंटे के लिए हम इस हीटर को चलाते हैं फॉर 30 डेज, तो 30 दिन के लिए, 30 दिन का महीना हमने मान लिया, उसमें हम हर दिन उसको 5 घंटे चला रहे हैं। तो टोटल ऑपरेशनल
आवर्स कितने हो गए, टोटल ऑपरेशनल आवर्स एक दिन में 5 घंटे यूज़ करते हैं तो 30 दिन में कितने टोटल घंटे हो जाएंगे, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 150 आवर्स। तो भाई पावर मेरे पास आ गई 2.2 किलोवाट, और कितने घंटे के लिए, मैं एक महीने में उसको कितने घंटे यूज़ करता हूँ, मैं उसको 150 आवर्स तक यूज़ करता हूँ। तो पावर इनटू टाइम आप कर दीजिए, पावर किलोवाट में ले लिया और टाइम आवर्स में ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी आ जाएगी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करी उस इलेक्ट्रिक मीटर ने पूरे एक महीने में, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, ये आ जाएगा। तो आप ये करें E इज इक्वल टू पी इंटू टी। बोर्ड में से जनरल ट्रांसफर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। कौन सा वाला? बोर्ड में जनरली ट्रांसफर से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। हाँ, लगभग आप समझ लीजिए 60 to 70% पेपर का एनसीईआरटी में से बनेगा, और बाकी का जो पेपर है वो लास्ट ईयर के पेपर्स में से बनेगा। यहाँ पे ट्रायंगल से क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बस क्या है कि ट्रायंगल में ना अच्छी खासी वैरायटी दे रखी है। हाँ, अच्छा खासा दे रखा है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और चीज़ से कहीं से प्रैक्टिस करने की। सब एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस एनसीईआरटी वाले कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि जैसे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट होएगा ना, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपका खुद मन करेगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई करूँ, तो फिर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए सैम्पल पेपर वगैरह खूब मिलते हैं मार्केट में। चलिए जी, पावर इनटू टाइम 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 150। सर आज मैथ में मेरे स्कूल में सर्कल स्टार्ट हो गया, तो कल आप स्टार्ट करिए। हाँ, अब कोऑर्डिनेट जैसे हमारा फिनिश हो गया है, अगर किसी को डाउट हो कोऑर्डिनेट में तो पूछ लेना, नहीं तो नेक्स्ट फिर मैं सर्कल से करा दूँगा स्टार्ट। सर ट्रायंगल सब करवा दिया। हाँ, सर मैं एक्स्ट्रा क्लास अटका हुआ है कि नहीं हुआ, सर मैंने उस टाइम पे मैं था ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं रिवीजन के टाइम पर करा दूँगा, ठीक है ना। सर हमारे सर एग्जाम में भी आ रहे हैं ना। अच्छा, आप इस बार करवा रहे ट्रायंगल्स? यस चलिए, ये मैं करा दूँगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 22 into 15, 15 2s are 30, 3 कैरी, 15 2s are 30 और 3 मेरी 30। से एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिएगा। हाँ हाँ, तुम दोनों अलग अलग थोड़ी हो गई, सेम स्कूल के, उसकी क्लास लेंगे तो आपकी भी लेंगे। चलिए जी, तो 330 किलोवाट आवर हो गया। अब जरा देखिएगा कि वो पूछ रहे हैं कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ ₹5.20, तो 330 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट, तो 330 किलोवाट आवर का मतलब 330 यूनिट्स हो गई। इसका मतलब 330 यूनिट्स। देयरफॉर cost of 1 यूनिट, सिंस लिखिएगा, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ₹5.20। It implies that cost of 330 units is equal to 330 into 5.20, पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 33 into 50 करके देख लो यहाँ पे, सर 1716 आएगा सर। 1716। यस सर। ठीक है, रुपीस सम। ठीक है, ₹1716, तो ये टोटल आपकी कॉस्ट आएगी। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 32 पर। पेज नंबर 32 पर जो हमारा अगला टॉपिक है, ये है इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट ही है जो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर रहा है फैन को, फैन घूम रहा है, तभी हमको हवा मिल रही है उसकी। अब हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट ही है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है किसी गीज़र में, किसी हीटर में, किसी इलेक्ट्रिक आयरन में। तो इलेक्ट्रिक करंट ही उसको, आयरन को या गीज़र को या हीटर के एलिमेंट को गर्म करने का काम करता है। तो इन्होंने बोला एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। दीज आर, पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हम अभी इसी चैप्टर में करेंगे। सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट, वो हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर ही अलग है, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें करेंगे। और थर्ड है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, केमिकल इफेक्ट आप रहने दीजिए, ठीक है। तो हम हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट में बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस है। आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने मॉल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को ले लिया पिघली हुई स्टेट में, और मैंने
पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और नेगेटिव टर्मिनल से दोनों वायर कनेक्ट करके और बैटरी को ऑन कर दिया और उसको नमक में मैंने डिप कर दिया, तो सोडियम प्लस आयंस वो अलग हो जाएंगे और क्लोरीन माइनस आयन वो अलग हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को हम उसके आयंस में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये केमिकल गैल्वेनाइजेशन तो कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग प्रोसेस है। जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा सर वो चैप्टर 2 का एग्जांपल है ना, इसमें चैप्टर 2 में है एग्जांपल आपने जो हाँ ये वाला स्टेट में है, हाँ ये वाला उसको है, brine बोलते हैं। ये आगे भी इसमें आएगा, एसिड बेस में भी है कई एग्जांपल्स हैं इसके, मेटल नॉन मैंने मेटल। रखा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखिएगा, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंने इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called the heating effect of current. ठीक है, अब सुनिएगा कि हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करना, करंट के पाथ को रोक देना, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर किसी भी वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो करंट को रोके रखेगा। करंट फ्लो कर रहा है और वायर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो कह रहा है कि मैं फ्लो ही नहीं होने दूंगा, तो बेटा आजा करंट, मैं देखता हूँ कैसे फ्लो करेगा। वो उसको रोकता है, रोकेगा, इतना ज़्यादा रोकेगा। अब करंट में क्या होता है, करंट में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहेंगे, लगाते रहेंगे ताकत के, मैं तो फ्लो होना चाहता हूँ, लेकिन निक्रोम वायर है, अलॉय का बना हुआ है, तो अलॉय वाला जो अलॉय होता है, अलॉय की प्रॉपर्टी ये होती है कि कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, हज़ारों लाखों करोड़ों, वो जाने ही नहीं देगा, फ्लो ही नहीं होने देगा, रोक लेगा वहीं अपने पास। तो वो रोक लेगा, तो रोकने की वजह से क्या होगा, उसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रोका। इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे। क्यों करेंगे कोलाइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे, आपने एक जगह भर दिया उनको। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट दूसरे नेगेटिवली चार्ज को तो टक्कर मारेगा ना, दूर भगाएगा। क्यों, क्योंकि लाइक जो चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो वो तो जो है वो कोलाइड करके आराम से बैठ जाते हैं कि भाई मुझे तो पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, तो वो तो आराम से सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन नेगेटिव में तकरार होती रहेगी, लगातार टक 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 टकराते रहेंगे आपस में। जब टकराएंगे, निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली जो अलॉय है वही गर्म होना शुरू हो जाएगा। खुद ही सोचो, आप कोई मेटल का कंटेनर ले लो और उसके अंदर 4-5 मेटल की बॉल्स डाल दो, छोटी छोटी मेटल की बॉल्स डाल दीजिए, और वो डालकर आप उसको ऐसे 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 शेक करने लगो। तो शेक करोगे तो मेटल की बॉल्स बार बार आपस में टकराएंगी, और जब बार बार आपस में टकराएंगी तो फिर गर्म हो जाएंगी। ठीक है ना। आप अपना हाथ लीजिए, आप ताली बजाने लगो, तो आप एक लिमिट तक ही तो ताली बजा सकते हो, थोड़ी देर बाद आपके हाथ भी गर्म हो जाएंगे। और सर्दियों में हम करते भी हैं। सर्दियों में जब हमारे को ठंड लगने लगती है तो हम ताली बजाते हैं या हाथों को आपस में रब करते हैं, तो उससे होता क्या है कि पार्टिकल्स आपस में जब तक एक दूसरे से रगड़ते रहेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो वही चीज़ है, आप ये देखिएगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते रहेंगे, जब तक टकराते रहेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का बेसिक एग्जाम्पल है। आप ये देखें कि अलॉय जो है वो फ्लो नहीं करने देगा अपने अंदर से करंट इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब करंट का फ्लो, तो वो करंट को रोकता है। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, वो चीज़ उतनी ही गर्म हो जाती है। और यही जो एग्जांपल है, यही बल्ब के साथ में है। बल्ब का जो एलिमेंट होता है ना, वो इस तरीके से होता है। अच्छा, आपका सवाल रह गया था, मैं बताता हूँ। हमने कहा सीरीज़ में अगर बल्ब कनेक्टेड है, बहुत सारे बल्ब कनेक्टेड हैं, मैं कोई 3-4 बल्ब दिखा देता हूँ। हमने ये कहा कि इधर से एक बैटरी थी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, एक ये वायर आया, ये इस बल्ब में ऐसे गया, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब, और इस तरीके से। अब सोचिएगा, ये उसका एलिमेंट है, तो ऐसे घुमाकर मैंने वायर दिखा रखा है, ये उसका एलिमेंट है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये मेल्ट हो गया, तो इसके मेल्ट होने का मतलब क्या है कि करंट जो है वो यहाँ पॉजिटिव से निकलता है और घूमता फिरता ऐसे जाएगा, घूमकर ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये घूमता फिरता वापस नेगेटिव तक आएगा। करंट का अगर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, करंट सेटिस्फाई हो गया। भाई मेरे पास से पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकले और घूम फिर कर नेगेटिव तक आ गए, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को अप्रोच कर गया, सेटल डाउन हो गया, खुश हो गया। खुश हो गया तो रास्ते में जितने भी एलिमेंट्स आते गए,
जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते गए सबको एनर्जी देता गया, ले भाई थोड़ी सी एनर्जी तू भी ले, मैं बहुत खुश हूँ आज, थोड़ा सा तू भी ले, मैं बड़ा खुश हूँ आज। तो सबको वो करंट डिस्ट्रीब्यूट करता चला गया। वही कहानी है कि अगर मान लीजिए कि बीच में एक का वायर टूट गया, मान लीजिए ये मेल्ट कर गया, ये मेल्ट कर गया, तो करंट कह रहा है कि अच्छा मेरा तो पाथ कंप्लीट हो नहीं रहा है और तुम्हें और मिठाई खिला दूँ, है ना, तो तुम्हें और मैं मतलब वो एनर्जी दे दूँ, एनर्जी कहाँ से, तो मेरा पाथ तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, कमाल है। तो हमने कहा कि चलो फिर बात कंप्लीट करते हैं। बात कैसे कंप्लीट करते हैं, अब ये बल्ब तो किसी काम का रहा नहीं, क्योंकि बल्ब के वायर को जोड़ने के लिए बल्ब को फोड़ना पड़ेगा, है ना, बल्ब को फोड़ देंगे तो ऐसे बेकार हो जाएगा। तो बल्ब को गायब कर दिया यहाँ से और वायर को डायरेक्ट जोड़ दिया, डायरेक्ट जोड़ दिया तो ये 3 बल्ब जलेंगे। बल्ब किसी उसमें स्विच उसमें लगा होगा, वोल्टेज है होल्डर में, सर बल्ब होल्डर में लगा होगा, लेकिन बल्ब होल्डर तो वहाँ पे ही होगा सर, उसमें बल्ब कनेक्ट नहीं होगा तो बिजली का अरे तो तभी तो कह रहा हूँ कि जब बल्ब होल्डर में लगा हुआ है ना, तो हमने होल्डर समेत बल्ब को अलग कर दिया, क्योंकि जब बल्ब ही नहीं है, जब बल्ब भी काम नहीं कर रहा तो होल्डर का क्या करें, तो होल्डर को निकालो, दोनों वायर्स को जोड़ दो, बाकी की लड़ी काम करेगी। सर पता कैसे चलेगा कौन सा बल्ब खराब है, नहीं कौन सा खराब है ये कैसे पता चलेगा? मार्केट में 10 रुपये का, सुनो ना, मार्केट में 10 रुपये का एक टेस्टर आता है, वो आपने देखा होगा कि वो पेन की तरह लगा कर आता है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, वो ऐसे लगा लेगा, बीच में उसको काम पर भी रख लेता है ना, फिर कहता है कि अच्छा रुक जाओ जरा, फिर एक हाथ से प्लास निकालेगा, फिर उसको खोलेगा, खोल कर ना उसको लगा कर देखेगा अलग जगह। बाबूजी ये वाला स्विच ख़राब हो गया, आपका ये 5 एम्पियर का स्विच लाना पड़ेगा मार्केट से, कहो तो मैं ले आता हूँ, नहीं तो आप ले आओ, ठीक है। तो फिर हम ये कहेंगे अच्छा भाई तू ये, फिर हमको पता चलेगा कि वो 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में लेकर आ रहा है मार्केट से, ठीक है, वो 40 रुपये उसका कमीशन, बाबूजी मैं गया भी तो था, मेरा हिस्सा, है ना। तो उस हिस्से से बचने के लिए हम गए, हम मार्केट से लेकर आ गए 10 रुपये का, ठीक है। अब उसको बाबूजी बुरे लगने लगे, तो उसने क्या करा, उसने उसको तो जोड़ दिया, लेकिन जैसे नज़र बची दूसरा तार काट दिया। फिर 4 दिन बाद हमने कहा यार वो सर्दियों में तुमको बुलाया था, गर्मियों में हमने पंखा ऑन करा, वो पंखा तो चल नहीं रहा। वो इतना शाना था, उसको पता था कि गर्मियों में मेरी दोबारा से इनको ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर क्या है कि वो फिर से वही निकालता है टेस्टर, तो वो टेस्टर 10 रुपये का आता है मार्केट में उसको, और ये जो स्विच बोर्ड लगे हुए हैं ना, इनको एक हल्के से क्लिप लगे रहते हैं 4, उनसे आप खुद ही खींच कर बाहर निकाल सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि किस में करंट फ्लो कर रहा है, किस में नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, अभी तो नहीं, अभी तो आप बच्चे हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होगे तो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आएगा, आप ऑब्जर्व करने लगोगे चीज़ों को, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद ही रिपेयर करना सीख जाओगे। तो क्या होता है कि किस में करंट फ्लो कर रहा है और किस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करना होता है, टेस्टर लगा कर चेक करना है। वो टेस्टर क्या है, वो टेस्टर मिनी गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है, अच्छा टेस्टर में होता क्या है, वो जैसे आगे से तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत छोटा सा बल्ब लगा लेता है, और वो प्लास्टिक ना ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, तो बल्ब अगर ग्लो कर गया तो करंट आ रहा है, बल्ब अगर ग्लो नहीं करा तो करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिवाली आ रही है, ध्यान रखना, पुरानी जितनी भी लड़ी हैं उसको खुद रिपेयर करा जा सकता है। टेस्टर ले आना, बस लगा कर उसको स्विच में और चेक करते चले जाना कि ये काम क्यों नहीं कर रही है। अच्छा, जो बल्ब काम ना कर रहा उसको काट देना कैंची से। कैंची से पता है कब काटोगे, प्लग से निकाल लेना पहले पता चला कैंची भी पीछे से वो लोहे की होती है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर आ जाओगे शाम को पढ़ने के लिए, बाल खड़े हो ये क्या हो गया, सर मैं लड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, है ना, आपने मरवा दिया, देखना कैसा एग्जाम्पल दिया था। तो जरा ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो उसको करा जा सकता है। सर उसके आपने बिजली के खंभे का एग्जांपल दिया था ना, हाँ वो बड़ा खतरनाक है, वो ये ना कर रहा ट्राई करते रह गया भैया मत करना उसको ट्राई, ठीक है। एग्जाम्पल बड़ा आसान सा है, सीधी बात ये है कि जब तक पूरी बॉडी में से करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट नहीं लग सकता। तो कबूतर बैठे रहते हैं ना लाइन से, इलेक्ट्रिक वायर पर कबूतर बैठे रहते हैं, किसी को करंट तो नहीं लगता ना। अच्छा, अगर कबूतर एक पैर से तो वहाँ पर पकड़े रहे और एक पैर से ज़मीन को छू ले तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा कबूतर गायब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कबूतर बिरयानी बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो बैटरी के पॉजिटिव साइड से फ्लो कैसे करते हैं? आपको ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख रखी है, ये सब देखिए, मुझे लग रहा है आप में से किसी ने देखी नहीं होगी। कौन बात देगी? मैं छोटा था इसलिए मैं कभी एग्जांपल नहीं देता उसका, मैं छोटा था तब मैंने देखी थी वो फिल्म, कौवा बिरयानी वाली फिल्म देखी है, अरे बहुत जबरदस्त है, बहुत सर हम तार पे लटके तो तार टूट गया तो हाँ हम तार पे लटके तो तार टूट गया। हाँ, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है,
अगर तार ही टूट गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ऊपर और सर, जाके उस बोल साइड रहे क्यों जाते हैं? हाँ? ऊपर जाके छोड़िए। अगर छोटा सर्किट होगा और सर हाँ, अगर तार कमजोर है तो सर हाँ। चलो उस साइड पे लटके रहेगा जिसमें तो करंट आ रहा है। करंट तो दोनों तरफ रहेगा, इधर भी और इधर भी। ऐसा थोड़ी है कि एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है। भाई देखो, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है ना। लेकिन जैसे ही आप उसको बीच से काटेंगे तो फिर उसमें करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं होता। और कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि कहीं पर आपने कोई यूट्यूब पर, व्हाट्सएप वगैरह पर कोई फॉरवर्डेड वीडियो देख ली हो कि भाई यहाँ पर वायर पड़ा हुआ था और बच्चे ने छू लिया और वो मर गया, तो आपने देखा होगा, कई बार वीडियोस आती हैं ऐसी। तो उसमें वो वायर जो है, ऊपर से जो पोल होता है ना, पोल का क्लैंप टूटता है और पूरा वायर गिरता है नीचे। अगर मान लीजिए वायर बीच में से कट गया है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, इतना मोटा एल्यूमिनियम होता है, वो कटना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, तो वो पूरा का पूरा वायर ही ज़मीन पर गिरता है। तब जाकर ऐसा होता है कि ज़मीन पर कहीं पानी गिरा हुआ है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है और गलती से किसी की बाइक उस पर से गुजर गई तो पता चला पूरी बाइक समेत वो आदमी ही निकल गया, तो मतलब क्या होता है? पापा का करंट बड़ा लग जाता है। जब वायर पूरी नीचे आ जाती है, पूरी वायर अगर नीचे आ जाती है। पापा का बड़ा मतलब मम्मी का सर्किट से भी दूर हो जाती है। सर बाइक की टायर से रबड़ तो होती है, बचेगा नहीं। रबर होती है ना, लेकिन है क्या कि ऊपर उसमें वो भी होता है जो लगता है मेटल है, जो रिम होता है ना, वो मेटल भी होता है, तो उसकी वजह से भी करंट फ्लो करता है। तो रबर से मेटल में चले जाएगा। रबर से से सर, जब वायर सर्किट में नहीं होगा, करंट कैसे पास होगा? अच्छा, अब एक काम करते हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल बाद में करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे बढ़े स्पेस में चले जाना चाहिए। देखिएगा, हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि जब भी कभी कोई अलॉय है वो करंट के पाथ को अगर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब यह है कि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो रोक रहा है उसको, तो गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जब गर्म होगा तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एज वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q। हीटिंग इफेक्ट में V is equal to W upon Q। V क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है। तो यहाँ से मैं W की वैल्यू निकाल सकता हूँ। W की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इंटू Q, ये हो गया। उसके बाद हम ये भी जानते हैं, सिंस I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q क्या हो जाएगा? I इंटू T। V इंटू आई इंटू टी, समझ गए? Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? I इंटू टी। इसके बाद एज पर ओम्स लॉ W इज इक्वल टू, सॉरी, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो V है, V की जगह आई आर डाल दो, तो W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। V की जगह डाल दिया आई आर, और ये आई इंटू टी पहले से था। आई इंटू आई कितना हो गया? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जाना पहचाना सा फॉर्मूला, वही V इंटू आई क्या हो गया? पावर, और पावर इंटू टाइम टेकन। अभी बार बार यही डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम टेकन ही होता है। तो आप ये समझिए कि ये जो हीट भी हम निकालेंगे ना, ये भी पावर इंटू टाइम टेकन ही है। इसी वजह से आप देखिए जो वर्क डन होता है, वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, और हीट की यूनिट भी तो जूल ही होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? हीट की यूनिट भी तो जूल होगी। और ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अलॉय उसको निकलने नहीं दे रहा, तो इलेक्ट्रॉन जो है लगे पड़े हैं फटाफट फटाफट के। मैं बस इसमें से निकलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो अपने नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचना है, पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो काम तो कर रहे हैं ना, लगातार लगातार वर्क डन कर रहे हैं। तो ये जो वर्क डन है ना, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द अलॉय इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हम यही कहते हैं कि किसी भी तरीके का जो वर्क है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। वर्क कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम ये कहेंगे कि वो ये जो वर्क डन है यही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये देखिएगा आपके नोट्स में नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, assume that all electrical work done or all electrical energy consumed is converted into heat energy, so we can write heat produced in place of work done in the above equation।
तो इसी में ये जितना भी वर्क डन है ये सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसी को बोल देते हैं I²RT। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, समझिएगा। इसमें दिया है दिस फार्मूला गिव्स अस द हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स व्हेन अ करंट ऑफ I एम्पियर्स फ्लोज इन अ होल रेजिस्टेंस ऑफ R ohms फॉर टाइम t सेकेंड्स। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो H = I²RT है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि हीट है तो हीट की यूनिट जूल में ही निकलेगी। याद रहे कि यहाँ पर करंट मुझे एम्पियर में रखना है, रेजिस्टेंस मुझे ओम में रखना है, और टाइम मुझे सेकंड्स में रखना है। टाइम को इस बार आर में नहीं रखेंगे, ठीक है, जैसे पहले रखते थे ना कि टाइम को आर में और पावर को किलोवाट में, नहीं, वो नहीं करना। हीट एनर्जी निकालते रहे, वो नहीं करना है। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द अप्लायंसेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ओनली द। हाँ जी बोलिए सर। ये सब नोट्स में लिखा है सर, H is proportional to I² is proportional to R and is proportional to T। हाँ, तो फिर सर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद जब हम लोग इक्वालिटी का साइन डाल रहे हैं सर, तो फिर वो कहाँ चले जाएगा सर? जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो पूछ रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है। क्यों सर? लेकिन 1 क्यों नहीं सर? अच्छा, ये तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे ना हमने 9th क्लास में ये देखा था कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर डायरेक्टली, ये सेकंड लॉ, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब है किसी भी टर्म में, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहे हैं तो मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट आ गया। तो यहाँ से बेटा मैंने m ले लिया कॉमन, सर v माइनस यू अपॉन टी। सर कौन सा चैप्टर में दिया था 9th के? ये आपका मोशन वाले चैप्टर में है ना, बल्कि लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो हमने ये कहा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या होता है, हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u को इधर ले आओ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ए को t को इधर ले जाओ, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो v माइनस यू अपॉन टी, इसकी जगह मैंने लिख दिया a। उसके बाद हम ये लिखते हैं कि f इज इक्वल टू के एम ए, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए अगर मुझे इक्वालिटी साइन लगाना होता है तो मैं कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंक्लूड करता हूँ, तो मैंने k इंक्लूड कर दिया। तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए k की वैल्यू को 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो इसलिए हम f इज इक्वल टू ma बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में लिखा होता तो मैं बोलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही मैं बोलूँगा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो हीट भी बढ़ेगी। ऐसे ही मैं बोलूँगा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर इनको कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो उसको 1 ले लेते हैं। बहुत सारे केसेस है जिसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 लिया जाता है, जैसे कि ये वाला भी है, उसी तरीके से ये भी है। समझ गए? Yes, sir. बताओ, समझ गए? चलिए अब इसके बाद ना आप ये देखिएगा, इन्होंने बोला है इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द अप्लायंसेस व्हिच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जितनी भी अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं वो सारे के सारे वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट नहीं करते। ओनली द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऑल द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हैव अ हीटिंग कॉइल और हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर। जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैं सब में एक हीटिंग कॉइल या एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि हाई रेजिस्टेंस का बना हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप किसी की भी बात करिए, मान लीजिए आप फ़ैन की बात कर रहे हैं, फ़ैन चल रहा है, आपने चलाने के बाद में उसको बंद कर दिया, फिर फ़ैन की जो मेन मोटर है ना, ब्लेड्स नहीं, ब्लेड्स उनकी बात नहीं कर रहे, जो मेन मोटर है आप उसको चेक करिए, टच करके गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर भी हीट में कन्वर्ट हुई। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल को आप कंटिन्यूसली यूज़ करने लगे, आप एक
तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारा तो 24 घंटे ऑन रहता है ना, तो मोबाइल गर्म रहता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मोबाइल भी हीटर का काम करता है, वो भी हीटिंग अप्लायंस है। सर गर्म नहीं करा। ऐसे ही टीवी है, टीवी आपके घर में अगर मान लीजिए चल रहा है, आप टीवी के बैक साइड को पैनल को चेक करिए, टच करिए, वो भी आपको गर्म मिलेगा। तो क्या होता है इधर कि फ्रिज भी हो जाता है। हाँ, फ्रिज की साइड तो बहुत ज़्यादा गर्म हो बहुत जाती है। ज़्यादा। तो ये चीज़ होती है इसमें कि सभी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं थोड़ा बहुत हीट में कन्वर्ट होती हैं। तो कैमरा और यूज कर, कैमरा भी गर्म होता है। कौन सा फोन का कैमरा यूज करते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वही है कि भाई आप उसके सर्किट है पूरा का पूरा, आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो गर्म तो हो ही जाएगा। ठीक है, सर फ्रिज सर्दी गर्मी दोनों में काम आता है। गर्मियों में उसके फ्रीजर के सामने खड़े रहो, सर्दी में साइड में चेयर लगा लो। सर नहीं काम है, जब जरूरत पड़े तब गर्म नहीं होता फोन। नहीं फ़ोन नहीं, वो फ्रिज बोल रहा है। वो कह रहा है कि अगर सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उसकी जो साइड वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर कमर लगा कर बैठ जाए। ये बोल रहा है। चलिए अब देखिएगा आगे इसके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में कल की क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी पिछले 2-3 क्लास में लगातार मैथ्स हुआ है ना, तो कल भी हम साइंस ही करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। हम पेज नंबर 34 पर हैं। टोटल नोट्स में आप देखिए 38 पेजेस हैं। तो ये लास्ट पोर्शन चल रहा है, ये आपका शायद कल की क्लास में या मैक्सिमम परसों तक कंप्लीट हो जाए। अच्छा, आज 36 पेज है टोटल। 38 है। आज ट्यूसडे है, मैं कल और लूँगा क्लास। थर्सडे का ऑफ रहेगा, मैंने शायद आपको बताया भी था। थर्सडे का ऑफ रहेगा, संडे को लूँगा क्लास में। ठीक है ना, मतलब थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। गुड इवनिंग सर।